नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की 12 बड़ी खबरें आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण खबरें बता दें। संभल में खुदाई का अभियान जारी है और इसके साथ एक और नया कूप वहां पर मिला है, जिसकी नगर पालिका वहां पर जो उस कूप के ऊपर से मिट्टी हटाने का काम कर रही है। उसके बाद वहां भी खुदाई हो सकती है। जामा मस्जिद से महज 200 मीटर की दूरी पर यह कूप मिला है। आपको बता दें, हिंदू इलाके में कूप मिला है, जिसके बाद अब नगर पालिका की टीम वहां पहुंची है और उस कूप के ऊपर से जो मिट्टी है उसको हटाने का कार्य किया जा रहा है, जिसके बाद वहां पर खुदाई अभियान चलाया जा सकता है। आपको तस्वीरें संभल से दिखाते हैं, जहां पर जो नया कूप मिला है उसकी तस्वीरें हम आपको अपने दर्शकों को दिखाते हैं। ठीक संभल में सिलसिला जारी है। मंदिर मिल रहा है, कुएं मिल रहे हैं, प्राचीन विरासत मिल रही है, बावड़ी मिल रही है और अब कूप मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर संभल में ऐसा क्या राज छिपा हुआ है जिसे कवर करने की कोशिश की गई है और तमाम ऐसी विरासतें हमारी जो है वो वहां पर ढक दी गई हैं। और इसी को लेकर के जो नगर पालिका की टीम है, एएसआई की टीम भी वहां पे सर्वे कर रही है और कार्बन डेटिंग के माध्यम से जानने का प्रयास कर रही है कि आखिरकार जो ये प्राचीन विरासत है ये कितने वर्षों पुरानी है, हमारी जो धरोहर है कितने वर्षों पुरानी है। लगातार वहां पर जो अभियान है वो चल रहा है और उसी के तहत इस तरीके की चीजें, रोज नई नई चीजें मिल रही हैं। अब आपको बता दें, पीलीभीत से जो खबर आ रही है कि अभी हाल फिलहाल में 2 दिन पहले एनकाउंटर हुआ था। यूपी पुलिस और पंजाब पुलिस की टीम ने एनकाउंटर को अंजाम दिया था, जिसमें जो खालिस्तानी कमांडो फोर्स के जो आतंकी थे वो मारे गए थे। उनके पास से भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद हुए थे, साथ ही साथ AK-47 से लेकर के ग्लॉक पिस्टल भी बरामद हुई थी। अब ये जांच पड़ताल की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से पीलीभीत में ये लोग एनकाउंटर हुआ था तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते, क्या खालिस्तान के जो लोग हैं या खालिस्तानी जो समर्थक है या खालिस्तान आतंकवादी है, क्या उनका कनेक्शन पीलीभीत में नहीं है? इसी को लेकर के सर्च अभियान चलाया जा रहा है और तमाम जांच पड़ताल की जा रही है। इसी के तहत जो आतंकवादी जो पूरनपुर में जहां रुके थे, जिस होटल में रुके थे, उसका अभियान, उसको सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जिस कमरे में रुके थे, जानकारी आ रही है कि जिस होटल में लोग रुके थे उन्होंने फेक आईडी लगा करके उस होटल में रुकने का काम किया था और वहां के जो सीसीटीवी फुटेज है वो पुलिस का खंगाल रही है और उसको अपने कब्जे में ले रखा है। आपको तस्वीरें पीलीभीत से दिखाते हैं, जहां पर जो पुलिस ने ये पूरा अभियान चलाया है। देखिए, जो सर्च अभियान हम लोग चला रहे थे पिछले कई घंटों से, एक मेजर ब्रेक थ्रू हम लोगों के सामने आया है। ये जो पीछे होटल है, इसी में वो तीनों लड़के 20 तारीख की रात 8:00 पर आए थे और यहाँ जो मैनेजर हैं उनके द्वारा ये बताया गया है कि इनके द्वारा 3 आधार कार्ड दिए गए थे। जो इनके साथ में कुछ लोग आए थे, इनके द्वारा इन मैनेजर के नंबर पर व्हाट्सएप किए गए थे। उसमें जो डिसीज आतंकी है वरिंदर सिंह उर्फ रवि, उसने अपना नाम कुलदीप सिंह पुत्र बलजीत सिंह के नाम पे दिया था। जो दूसरा आतंकी था प्रताप सिंह उर्फ जशनप्रीत, उसने अपना नाम आधार कार्ड में हीरा सिंह पुत्र दलजीत सिंह लिखाया था। और जो तीसरा आतंकी है गुरविंदर पुत्र गुरुदेव, उसने अपना नाम मंजीत पुत्र सुरजीत दिखाया था। इन तीनों का एड्रेस आदर्श नगर बलिया का दिखाया गया था। तो ये फेक आईडी पर, जैसा आप सुन रहे थे कि फेक आईडी के माध्यम से इन्होंने होटल में कमरा बुक किया था और वहां रुक करके उन्होंने क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने हमला किया था पंजाब में गुरदासपुर की जो पुलिस चौकी थी, उसके बाद ये फरार होकर के यूपी के पीलीभीत में पहुंचे थे। पंजाब पुलिस टीम की जानकारी के बाद यूपी पुलिस और पंजाब पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में तीनों आतंकवादी मारे गए। अब धीरे धीरे पड़ताल जारी है और तमाम वो सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं, जिससे पता लगाया जा सके कि क्या जो कनेक्शन है, खालिस्तान कनेक्शन क्या यूपी में तो सक्रिय नहीं है, जो खालिस्तानी समर्थक ग्रुप है वो यूपी में तो सक्रिय नहीं है। इसी एंगल से जांच कर रही है यूपी पुलिस। आपको बता दें, कल क्रिसमस था और पूरे देश में क्रिसमस को धूमधाम से मनाया जा रहा था। यही लखनऊ में एक ऐसी तस्वीर भी देखने को मिली है
जिस पर राजनीति भी शुरू हो गई है और कहीं ना कहीं इस पर कई चर्चाएं और लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक वीडियो वायरल है चर्च के बाहर, जो इस्कॉन मंदिर की जो मंडली है वो हरे रामा हरे कृष्णा का भजन कर रही है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं जो इस वक्त वीडियो वायरल है। तो ये तस्वीरें थी जो लखनऊ से आ रही हैं, चर्च के बाहर की बताई जा रही है और हजरतगंज का इलाका है पूरा। और इस तरीके से वहां पे चर्च में तमाम लोग इकट्ठा थे, क्रिसमस का धूमधाम से त्योहार मना रहे थे। तो वहां पर इस्कॉन की जो मंडली है वो भी पहुंची और वो बाहर उन्होंने हरे रामा हरे कृष्णा का जो भजन था वो किया और कीर्तन किया और उन्होंने बोला कि हम अपना भजन और कीर्तन कर रहे हैं। तो चलते अपने सभी सहयोगियों के पास, एक एक करके हमारे सभी सहयोगी हमारे साथ स्क्रीन पे जुड़ेंगे और आज की जो बड़ी खबरें हैं 12 बजे की वो सभी हमारे दर्शकों को बताएंगे। एक एक करके हमारे सभी सहयोगी हमारे साथ स्क्रीन पे जुड़ेंगे। सबसे पहले चलते हैं कानपुर, हमारे साथ अवनीश जुड़ चुके हैं। अवनीश जी, कानपुर से कौन सी बड़ी खबर है आज की? पतन जी, आज जो कानपुर में सदन की शुरुआत फिर से हो गई है। आपको बता दें कि 3 दिवसीय जो यहाँ पर नगर निगम का सदन चलना था, उस पहले दिन आपने हम लोगों ने दिखाया था किस तरीके से हंगामा हुआ था और मारपीट के बीच में कहीं न कहीं सदन समाप्त हुआ था। आज दूसरे दिन की जो सदन की कार्रवाई है, क्योंकि कल 25 दिसंबर के चलते बंद था सदन, तो आज दूसरे दिन की जो कार्रवाई है उसकी शुरुआत हो जाएगी। अभी 12 बजे है, क्योंकि 12 बजे के आस-पास सभी लोगों का आना शुरू हो गया है। हमारे पीछे लगातार जो गाड़ियां हैं वो आती हुई भी हो सकता है दिख रही हो। लगातार जो है लोग आ रहे हैं यहाँ पर और जितने भी पार्षदगण हैं, जो भी यहाँ पर सक्षम अधिकारी, उनको बुलाया जा रहा है और साथ में लगभग 12:30 बजे के आसपास सदन की कार्रवाई शुरू होगी। और देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से पहला दिन सदन का बीता था, जो नुहाशाही 2 गुटों में हुई थी और एक मारपीट में तब्दील हो गई थी, तो क्या आज की जो सदन की कार्रवाई है वो सुचारू रूप से चल पाएगी? क्या उसी दिन के तरीके फिर से जो है सदन की कार्रवाई को रोक दिया जाएगा? अखन सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाएंगे तो इनमें सहयोग तो इन्हीं लोगों की होगी। बिना इनके सहयोग से तो सदन की जो कार्रवाई वो सुचारू रूप से चल नहीं सकती। आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से कानपुर की जो मेयर है वो सड़कों पर है और संजीदा भी दिखाई दे रही है, उसको लेकर के जो विधायक है या जो विपक्षी दल है वो आरोप लगाएगा ही लगाएगा कहीं ना कहीं। तो सदन में कहीं ना कहीं भी गहमा गहमी का जो माहौल है वो देखने को मिलेगा। सवाल लेकिन ये है अवनीश आपसे कि जिस तरीके से मंदिरों को लेकर के मेयर सड़कों पे थी, क्या कुछ नई तस्वीरें निकल करके सामने आई, कुछ नया घटनाक्रम, क्या कोई नई चीज निकल करके सामने आई उसमें? देखिए, सदन की कार्रवाई को लेकर करके, क्योंकि सदन का जो मुख्य जो है अध्यक्ष होता है वो जो यहाँ पर मेयर हैं प्रमिला पांडे, वो हैं, तो उनको पूरे दिन सदन में रहना पड़ता है। जिसके बाद में सदन के बाद में लगभग शाम के समय पे सदन खत्म होता है, जिसके बाद में कोई इस तरीके की कार्रवाई नहीं की जा सकती है। लेकिन प्रशासन के द्वारा लगातार जो है इस प्रक्रिया में जो है कार्य किया जा रहा है और जितने भी मंदिरों के दावे किए गए थे उनको ढूंढने का भी प्रयास किया जा रहा है कि जो लगभग 125 मंदिर जिनके दावे किए जा रहे थे, क्या उनमें से कोई और मंदिर है जो ढूंढे गए हैं। फिलहाल अभी क्योंकि 2 दिन कल का दिन आप जान ही रहे हैं, क्योंकि ऐसा दिन था जहाँ पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती थी। उम्मीद है कि आज कुछ ऐसे जो है कार्रवाइयाँ होंगी और कुछ ना कुछ जरूर जो है सामने आएगा। एक सवाल ये भी अवनीश आपसे कि अभी समाजवादी पार्टी के जो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, उन्होंने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जो खुदाई अभियान चल रहा है खुद की सरकार, मतलब खुद की कब्र खोद रहे हैं, इस तरीके का कुछ बयान दिया था अखिलेश यादव ने। क्या समाजवादी पार्टी के किसी नेता या विधायक की तरफ से ऐसा कोई बयान वहां पर आया है मंदिरों के जिस तरीके से अभियान को लेकर के जो चलाया जा रहा है? देखिए, अभी इस तरीके का कोई अभियान नहीं आया है, लेकिन अभी जिस तरीके से एक वीडियो आया था कि जो यहाँ की नवनिर्वाचित विधायक हैं नसीम सोलंकी, जब अतिक्रमण हटाया जा रहा था वहां पर पहुंची थी, पहुंच करके जो है उन्होंने जो यहाँ पर मेयर है उनसे कहा था कि इनको भी कुछ दिन का समय दे दिया जाए। इसी के साथ साथ, क्योंकि जब सदन की शुरुआत यहाँ पर हुई थी, उसी दिन नसीम सोलंकी ने यहाँ पर सदन में शपथ भी ली थी। तो उस दिन भी जो है कहीं ना कहीं एक तंज कसने का प्रयास जो है नसीम सोलंकी की तरफ से जरूर किया गया था। एक बुआ जी कह करके जो है उनको मेयर जो है उनको बुलाया गया था। लेकिन इस तरीके की जो बातें हैं कि ये जो मुद्दा है जो अखिलेश यादव ने उठाया है, इस तरीके का कोई बयानबाजी फिलहाल
अभी यहाँ के जो नेता हैं इनके द्वारा अभी नहीं की गई है। खत्म। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए, क्योंकि देखिए राजनेता है और राजनेता अपने बयान के लिए ही जाने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बयानबाजी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और बयानों से ही कभी न कभी या कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो सरकारें होती हैं वो पलट जाया करती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ आदर्श जुड़ चुके हैं हरदोई से। आदर्श, एक युवक को 4 बार सांप ने काटा था, 5वीं बार भी फिर से काट लिया है उसी सांप ने। आखिरकार वजह क्या है और जो हालात है, जो स्थिति है युवक की, वो इस वक्त क्या है, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। जी, अखनी मैं बताना चाहूँगा, अभी 20 मिनट पहले हमारा फ़ोन आया था कि आदर्श भाई आप यहाँ आ जाइए। अब उसी लड़के उस नाग साँप ने 5वीं बार फिर काट लिया है, क्योंकि हरदोई से सैदपुर की दूरी 45 किलोमीटर की है। यदि हमको आधा घंटे समय होता, हो सकता है वहाँ पर जाके मौके से लाइव दिखलाते, लेकिन वहाँ पर लाइव नहीं पहुँच सके, इसलिए हम क्षमा चाहते हैं। अगर मैं बताना चाहूँगा, जो वीडियो हमारे पास आया वहाँ से जानकारी मिली है कि उस लड़के को शाम को 4:30 बजे रात को उस सांप ने फिर काट लिया है। उसको आनंद फानंद में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। लेकिन इस समय उस लड़के की हालत जो है बिल्कुल सही है बिल्कुल। लेकिन वहाँ उस गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। आखिर उसी लड़के को क्यों बार बार सांप काट रहा है? और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, करीब 5वीं बार फिर कल सांप ने काट लिया। और कहीं भी उन लोगों ने कोई अभी शिकायत भी दर्ज नहीं करवाई। मेरी बात हुई थी, लेकिन उस लड़के के घर में कहीं ना दहशत का एक माहौल पैदा हुआ है। बिल्कुल दहशत का माहौल होगा आदर्श, क्योंकि एक व्यक्ति को ही लगातार 5वीं बार सांप काट रहा है। वजह क्या है? क्योंकि कई बार जो बात आपने पिछली बार जब हमारे दर्शकों को दिखाया था और इंटरव्यू किया था उस युवक का जिसको सांप ने काटा था, तो आपने बताया था कि 2 साल पहले करीब उसने एक सांप की हत्या कर दी थी। उसका ही बदला नागिन ले रही है, ऐसे ही कुछ जी कहानी जी जो थी उसी को लेकर के। जी लेकिन जी ये जी भी लोगों के मन में सवाल ही उठता है कि ऐसा आखिरकार युवक को कैसे पता चलता है कि वही सांप है जो उसे लगातार काट रहा है। ग्रामीणों का तो हाँ जी यही कहना है कि वो सांप जो कुछ दिन पहले उन्होंने मार दिया था वही बदला ले रहा है। अब ये कितनी सच्चाई है, कितनी उसमें है, ये तो गांव वाले ही जान सकते हैं। फिलहाल जो मुझको जानकारी मिल रही है कि वही सांप बाद में बदला ले रहा है। उसी को लेकर हमारे पास फोन भी आया था दिखाने के लिए। बिल्कुल आदर्श, आप सही कह जी रहे हैं, क्योंकि आपके पास जो खबर आ रही है और वो युवक बता रहा है और आप जैसा बता रहे हैं कि प्राथमिक उपचार के लिए वो अस्पताल में, लेकिन हालत उसकी स्थिर बनी हुई है। लेकिन सवाल यही है, कई बार ये सवाल देखने को मिला है कि आखिर एक युवक को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4-4 बार, 5-5 बार एक सांप काटता है और वो बच जाता है। सवाल लोगों के जी मन जी में ये भी है कि आखिर वजह क्या है? क्या डॉक्टरों से आपने बात करने का प्रयास किया, जानने की कोशिश की कि क्या ऐसा संभव है कि एक व्यक्ति को अगर इतनी बार कोई सांप काटे तो बच सकता है? क्या अगर उसका जो इलाज कर रहे हैं डॉक्टर, क्या उनसे जानने का आपने प्रयास किया कि क्या जो सच में जो सांप काट रहा है वो जहरीला है या फिर कोई एक ऐसा सांप है जिसके में जहर नहीं? क्योंकि कई बार आमतौर पे देखा जाता है कि ये शंका वाली बात है, क्योंकि लोगों के सवाल है कि लोगों का कहना ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि युवक ने एक किसी ऐसे सांप को रखा जिसका जहर निकलवा करके और लाइमलाइट में आने के लिए इस तरीके की बातें वो कर रहा हो। ऐसा क्या संभव है? ऐसा होने की भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि लोगों के सवाल है ऐसे। अगर ये हो सकता है, ये हो संभव हो, लेकिन ये कुछ कहा भी नहीं जा सकता है, क्योंकि जब तक हम वहां पर सच्चाई को से नहीं देख सकते, हम ये कुछ कह भी नहीं, नहीं आप सकते कि आदर्श बिल्कुल बिल्कुल उस सही सांप बात को। है। जी इस पर किसी भी निष्कर्ष पर निकलना बहुत जल्दबाजी होगी और कहना चाहिए खुद कुछ इस पर नहीं कहना चाहिए। लेकिन सवाल यही है, आप डॉक्टरों से एक बार इस मामले में बात करने का प्रयास कीजिएगा कि क्या एक कोई भी सांप, अब क्योंकि वो सांप तो किसी ने देखा नहीं है उस युवक के अलावा, क्योंकि वो बोल रहा है कि 4 बार, ये 5वीं बार उसने काटा है, तो उस वो युवक ही जानता है कि वो जो सांप उसे काट रहा है। क्योंकि आप डॉक्टरों से बस ये जानने का प्रयास कीजिए कि क्या वो जो जहर है, क्या जहर का असर कितना है उसके शरीर में? क्योंकि 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार, 5वीं बार उसको काटा और अभी भी वो स्थिर है और सही है। तो भगवान की कृपा है उस व्यक्ति के ऊपर। लेकिन सवाल भी जरूर, क्योंकि हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आखिर वजह क्या है कि एक युवक को 5 बार सांप काटता है और वो सुरक्षित रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन आप इस सवाल का जरूर जवाब दीजिएगा डॉक्टरों से और बात करने की कोशिश भी कीजिएगा पीड़ित युवक से। हमारे साथ अखन जितेंद्र जी, बस्ती से जुड़ चुके हैं। कल जब हम बताइए जी, बताइए कल बताइए। कल जब अखन जी लाइव पर आएंगे तो हम उस डॉक्टर को भी लाइन पर लाएंगे कि डॉक्टर साहब ये क्या है पूरा मामला, आखिर सांप इनको बार बार क्यों काट रहा है, आखिर वजह क्या है। बिल्कुल कल बिल्कुल बिल्कुल इसी आदर्श, को लेकर खबर होगी।
बिल्कुल इस पे बात करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि डॉक्टरों का भी पक्ष जानना ज़रूरी है, क्योंकि डॉक्टर आपको सही तरीके से बता पाएँगे, इस पूरे जानकारी दे पाएँगे कि आखिर वजह क्या है, और अगर वजह नहीं भी है, क्योंकि देखिए काटने की वजह तो नहीं बता सकते, लेकिन कितना ज़हरीला वो साँप है और उसका असर कितना, ये ज़रूर आपको डिटेल में जानकारी दे सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आदर्श, हमारे साथ जितेंद्र जुड़ चुके हैं बस्ती से। जितेंद्र, बस्ती से आज की कौन-सी बड़ी खबर है? अखंड बस्ती से बात की जाए तो एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। फिलहाल जो बस्ती के जो सांसद रहे, यहाँ के बीजेपी के विधायक रहे और समाजवादी के विधायक है, फिलहाल इन लोगों द्वारा जो है फिलहाल एक-एक लेटर जारी किया जा रहा है, जिसमें जो अपने आप को श्रेय दिखाया जा रहा है। फिलहाल क्योंकि बस्ती की जनता के लिए तो एक भाग्य है उनका कि बस्ती में जो है जो फ्लाईओवर बनने का एक कार्य शुरू होना है। पहले जो रेलवे क्रॉसिंग था वो पश्चिम में बनना था, लेकिन कहीं न कहीं पांडे बाजार जैसा जो एरिया है वो काफ़ी कंजेस्टेड है, वो फ्लाईओवर ना बनने की वहाँ नहीं बन के उसको ट्रांसफर करके 198 के जो साइड है वहाँ पे ले गया गया, लेकिन पूर्वी क्षेत्र में फिलहाल जो बस्ती और वही मार्ग जो है डिसाइड करता है बस्ती और गोरखपुर का क्षेत्र। वहाँ रेलवे लाइन वहाँ पे बनना है, फ्लाईओवर बनना है, लेकिन फ्लाईओवर बनने के जो कगार है, कहीं न कहीं जो लोकल यहाँ के बीजेपी है, विधायक है, सांसद है, सब श्रेय लेने के लिए काफ़ी पीछे पड़े लगे हुए हैं और अपने-अपने सहयोगी द्वारा, अपने मित्रों द्वारा, तमाम लोगों के द्वारा सोशल मीडिया पे जो है लेटर भी जारी करे हैं कि ये हमारा श्रेय, लेकिन कहीं न कहीं अखंड में पुरानी बातों पे कर जाऊँगा कि 2014 से लेके अब तक पिछली बार तक जो है बीजेपी के 2 बार से सांसद रह चुके हरीश द्विवेदी, जो वर्तमान में इस समय असम के प्रभारी भी हैं। कहीं न कहीं हरीश द्विवेदी बस्ती का मुख्य मार्ग था, मालवीय रोड जो शहर का मुख्य मार्ग माना जाता है, जो यहाँ की एक नींव जिसको कहा जाता है, एक रीढ़ की हड्डी थी यहाँ की। मुख्य मार्ग मालवीय रोड, बस्ती की चीनी मिल और फ्लाईओवर, कहीं न कहीं ये खास मुद्दा था इस बार बीजेपी के सांसद हरीश द्विवेदी को हारने के पीछे। लेकिन 2014 की अगर बात की जाए तो उस समय बस्ती में जो है 1 सांसद और बस्ती में बीजेपी के 5 विधायक थे, लेकिन कहीं न कहीं जो वर्तमान विधायक इस समय बस्ती सदर के समाजवादी पार्टी के हैं, उन्होंने भागीदारी लगाई है कि शायद वो जो फ्लाईओवर जो वहाँ बनना है, कहीं न कहीं ये उनका भी श्रेय है। लेकिन पूर्व जो विधायक रहे हैं रुधौली के संजय प्रताप, उन्होंने भी एक लेटर जारी किया है कि ये जो है उनका श्रेय है। लेकिन श्रेय तो सभी लेना चाह रहे हैं, लेकिन बस्ती की जनता का जो मन है, वो कोई नहीं जानना चाहता कि बस्ती की जनता का क्या मन था, फ्लाईओवर बनने से कितनी आराम हो जाएगा। लेकिन जो 16 करोड़ की लागत से जो ये रेलवे का जो ये फ्लाईओवर बनेगा, कहीं न कहीं यात्रा को काफ़ी सुगम और सुगम बनाएगा ये। नहीं, बिल्कुल सही बात है। कहीं न कहीं लोगों को भी इसमें कोई ना कोई व्यवस्था मिलेगी, परेशानी नहीं होगी, क्योंकि फ्लाईओवर अगर बन जाएगा तो आवागमन जो होगा उस रूप से आगे बढ़ सकेगा। लेकिन सवाल यही है कि जो श्रेय लेने की जो होड़ है नेताओं में, वो क्यों होती है? अगर श्रेय फ्लाईओवर के बनने की होड़ लीजिए, बिल्कुल लीजिए। ऐसा नहीं, किसी ने ज़रूर प्रयास किया होगा, सांसद जी ने किया होगा, पूर्व सांसद जी ने किया होगा, विधायक जी ने किया होगा, बीजेपी ने किया होगा, सपा ने किया होगा, किसी न किसी के माध्यम से ये पुल का निर्माण हो सका है। लेकिन सवाल ये भी है कि और भी चीजें हैं, उसका भी तो श्रेय लीजिए। अच्छी चीजों का अगर आप श्रेय लेते हैं तो खराब चीजों का भी श्रेय लीजिए। जनता के हित की बात करिए और श्रेय लेने से ज्यादा जनता के काम करिए। अगर जनता के काम करेंगे तो आपको श्रेय लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जनता जान जाएगी किसने इस पुल की पैरवी की थी, किसकी वजह से ये पुल बन पाया है। सवाल ये है कि जनता, अगर जैसे कि आपने बताया सांसद हरीश द्विवेदी की बात, अगर उन्होंने कुछ अच्छा काम किया होता तो जीत के आए होते ना इस बार बस्ती से, क्यों हार गए? अगर अच्छा काम किया था, जहां तक बात की जा रही थी कि सारे लोग कह रहे थे कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनको भी विश्वास था कि अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अगर कितने वर्षों में भी आप जनता के लिए कुछ अच्छा काम नहीं कर पाएंगे तो आपको हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखेंगे नहीं हार का मुंह आप। अखंड हो सकता हो, जहाँ तक हो सकता हो कि जो 3 मुद्दे थे बस्ती से जो सांसद हरीश द्विवेदी के हारने के, लगातार उसके 2 जो मुद्दे थे वो तो पूरे हो गए। फिलहाल फ्लाईओवर भी क्लियर हो गया, बस्ती का मुख्य मार्ग था वो भी क्लियर हो गया, लेकिन कहीं न कहीं मुंडेरवा चीनी मिल जो अभी भी जो है वो रुकी हुई है। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बस्ती दौरे पे लगातार आते हैं। उन्होंने एक बार ये भी कहा था कि बस्ती चीनी मिल जो है उसको ज़रूर मैं चालू करवाऊँगा और यहाँ के लोगों को रोज़गार अवश्य मिलेगा। 2 चीज़ तो पूरा हो गया। तीसरा भी जनता की जो जनता है बस्ती की, उनको ये बाकी ये देखना कि चीनी मिल का जो है शिलान्यास या फिर से वो शुरुआत कब होती है। बिल्कुल जितेंद्र, चीनी मिल की शुरुआत कब से होती है देखना बाकी है। हो सकता है जैसे 2 कार्य पूरे हो गए, इस कार्य का भी कंप्लीट हो जाए और ये भी कार्य की शुरुआत हो जाए। अब ये सबसे बड़ी बात है कि जनता के जो हक के मुद्दे हैं, जो जनता के हित के मुद्दे हैं, उसका ध्यान रखते हुए सरकार को उस पर कदम उठाना चाहिए। श्रेय कोई भी ले, लेकिन जनता का कार्य जरूर होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए जितेंद्र। हमारे साथ ज्ञानेंद्र जुड़ चुके प्रतापगढ़ से। ज्ञानेंद्र, प्रतापगढ़ से कौन सी बड़ी खबर है आज की? बिल्कुल देखिए, अखंड प्रतापगढ़ से 3 बड़ी खबरें हैं, लेकिन महत्वपूर्ण खबरों में बात करें तो महाकुंभ को लेकर के है। आपको बताते चले कि महाकुंभ के लिए बस कुछ ही दिन रह गए हैं शेष, और
सबसे बड़ी बात है कि अगर रूटों की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण रूट होता है प्रतापगढ़, क्योंकि अगर जो महाकुंभ आएगा, वो प्रशासन और पुलिस प्रशासन ये जान रहा है कि महाकुंभ अगर दूर दूर से लोग स्नान करने आएंगे तो अयोध्या के लिए जरूर जाएंगे, और इसलिए प्रतापगढ़ महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ ये क्रिएट हो रही है कि प्रशासन ने एक अंदाजा लगाया है, 5.5 से 6 करोड़ गाड़ियां इस रूट से गुजर सकती हैं और यहाँ से आ जा सकती है। लेकिन एक फ्लाईओवर था जो बाईपास था, जो इस महाकुंभ के लिए तैयार किया जा रहा था, एक तरीके से प्रतापगढ़ को काफी राहत देता, क्योंकि प्रतापगढ़ में जो जाम का कारण बनता है वो केवल गाड़ियों के आवागमन, क्योंकि शहर के बीचों बीच से गाड़ियां निकलती है। तो अभी तक उस फ्लाईओवर का कोई भी पूरा काम नहीं पाया। 11 किलोमीटर का ये फ्लाईओवर और बाईपास कह सकते हैं, दोनों कहा जा सकता है, और अभी तक ये काम नहीं पूरा हो पाया है। अतिक्रमण अधिक है, लेकिन शासन की ओर से मैंने कुछ दिन पहले ही एक अतिक्रमण अभियान का भी आपको बताया था कि उसमें 500 रुपए का चालान किया गया था, लेकिन अतिक्रमण हटा नहीं पाई है प्रशासन। सबसे बड़ी बात तो ये है, क्योंकि कुंभ के कुछ ही दिन रह गए और ये प्रशासन भी मान रहा है कि जो महाकुंभ अगर स्नान करने आएगा, शाही स्नान करने आएगा, तो अयोध्या के लिए जरूर जाएगा, और 5.5 से 6 करोड़ से अधिक गाड़ियां यहाँ से आ जा सकती हैं। जाम के काफी नहीं, काम भी सवाल लग सकते हैं, लेकिन ज्ञानेंद्र, एक सवाल ये है कि अच्छा कब हटाएगा अतिक्रमण? 13 तारीख से तो कुंभ शुरू है, हटाएगा कब? क्या कुंभ शुरू हो गया, कुंभ खत्म हो जाएगा तब हटाएगा क्या? प्रशासन जब जागना चाहिए तो सोने का काम, इसकी तैयारी तो पहले से करनी चाहिए थी। इतनी आपको क्या पता नहीं था कि 40-50 करोड़ लोग वहां महाकुंभ में आने वाले हैं और कितनी ज्यादा गाड़ियां से निकलने, तो अतिक्रमण क्या 10 दिन पहले हटाएंगे? अगर इस दरमियान कोई बवाल, कोई घटना घटित हो जाएगी तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? बिल्कुल देखिए, अखंड 11 किलोमीटर मैंने आपको बताया, और ये अयोध्या रामगमन मार्ग इसे कहा जाता है फिलहाल, क्योंकि बस्ती, गोंडा, बहराइच, गोरखपुर जितनी भी गाड़ियां हैं वो प्रतापगढ़ हुए बिना प्रयागराज नहीं पहुंच सकते हैं। और मेन रोड अगर यही कहा जा रहा है कि इधर से जितनी भी गाड़ियां, और उधर गंगा एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है, आपको बताते चले गंगा एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे का भी काम अभी तक पूरा नहीं पाया, क्योंकि रायबरेली से लेकर के बात करें सलवन से लेकर के पूरा प्रयागराज तक का गंगा एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है। उधर भी जो है काफी कम गाड़ियां जा रही, क्योंकि वीवीआईपी मूवमेंट उधर सबसे ज्यादा रहता है। तो आज की डेट में सारे वीवीआईपी, चाहे वो जज हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो आम पब्लिक ही क्यों ना हो, वो प्रतापगढ़ भुपिया मुंह से होते हुए जाता है। और इसको लेकर के अगर उनको लखनऊ जाना है तो वो भी अब प्रतापगढ़ का रूट रूट तय करने लगे। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकता है, क्योंकि ये भी सुनने में आ रहा है कि 11 किलोमीटर का जो बाईपास बन रहा है उसको बिना फ्लाईओवर, जो बीच बीच में फ्लाईओवर नहीं तैयार है, वो बाईपास तब शुरू कर दिया जाएगा कुछ ही दिनों में। अभी काम पूरा नहीं हुआ है, लेकिन बाईपास शुरू करने का जो ज्ञानेंद्र, रामगमन मार्ग पे खत्म होना था, जो बनारस से रायबरेली का रूट है, बीच में ही उसको उतारने का प्लान बनाया जा रहा है कि हम केवल अभी भीड़ कर दें, महाकुंभ बीच जाए, उसके बाद काम आगे शुरू किया जाए। तो प्रशासन की अपनी नाकामी को छुपाने का प्रयास कर रहा है। ये देखने वाली बात होगी कि क्या हम अगर बात करें 25 दिन एक जगह को लेकर के अभी तक प्रशासन अखंड। दूसरी बड़ी खबर आपको बता देखिए दें, नाकामी छिपती नहीं है ज्ञानेंद्र। महाधिवेशन ज्ञानेंद्र राज सुनिए, ज्ञानेंद्र, ज्ञानेंद्र, नाकामी छिपती नहीं है, जी उजागर हो जाती है। इसीलिए कहा था नाकामी कितना भी छिपाओगे वो उजागर होनी ही होनी है। और जब 40-50 करोड़ लोग महाकुंभ आएंगे और सड़कें और जब खस्ता हाल, आपके पुल बने ही नहीं रह जाएंगे, तो आपने क्या व्यवस्था की थी? आपको पहले से पता था कि कुंभ की तैयारी कितने दिनों से चल रही है। सीएम योगी किस तरीके से संजीदा है, पूरे देश और प्रदेश के नहीं, सबकी निगाहें महाकुंभ पर है। तमाम लोग वहां पर आएंगे, विशिष्ट अतिथि वहां पर आएंगे, लेकिन हालात वही है। नाकामी छिपाने की कोशिश करोगे, नाकामी उजागर होनी है, नाकामी छिपेगी उपेगी नहीं। मैं और आप इलाहाबाद रोड की स्थिति जाकर देखेंगे तो हमारे ख्याल से अभी अच्छा खासा काम पेंडिंग है लखनऊ इलाहाबाद इलाहाबाद रोड का। बिल्कुल देखिए, असल में बांग्लोर तेलंगाना अगर कहीं से भी
दूर से आप यहाँ तक भी अगर आप आएंगे और अगर वो सही काम करने आएंगे तो सही बात ये है कि वो अयोध्या दूर जाएंगे दर्शन करने के लिए पड़ जाए। तब से आपको बता दें कि लोगों की आवाजाही तेज हो गई है। महाकुंभ क्योंकि प्रतापगढ़ लगाए गए हैं, तो मेरी जब का कैमरा भी आता है तो वहाँ वो लोग प्रतापगढ़ दिखाते हैं कि भाई साहब वो स्नान करने आएंगे, वो प्रतापगढ़ से होते हुए अयोध्या 100% जाएंगे क्योंकि अयोध्या लोग दर्शन करने के लिए चाहिए। तो जो ये 11 किलोमीटर का बाईपास है ये अपने तय निर्धारित समय नहीं हो पाएगा। इसकी बता दें कि अब ज्ञानेंद्र ऐसा है कि आराम से कुंभ खत्म हो जाए तब ये लोग तैयारी जो है अपनी पूरी करें, कोई मतलब नहीं है। अगर आपको जानकारी होनी चाहिए थी, आप अधिकारियों को कम से कम इस बात की जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी कि जो हमारी तैयारी है वो पूरी की पूरी नहीं है, और इतने कम समय में अगर इस तैयारी को पूरा करेंगे तो ये अपने आप में सवाल खड़े तो करेंगे कैसे, बहुत बड़ा सवाल है। और नाकामी छिपाने से बढ़िया अगर अपने काम को बढ़िया तरीके से करते, डेडलाइन तय की गई थी उस डेडलाइन के तहत करते तो इस तरीके की नाकामी छिपाने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्ञानी ने इस तमाम जानकारी के लिए। इंद्रवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं रायबरेली से। इंद्रवीर, रायबरेली से कौन सी बड़ी खबर है आज की? देखिए, अगर रायबरेली की सबसे बड़ी खबर यह है कि जो है आज दो जो है जैसे कि आईजी रेंज प्रशांत कुमार और रोशन जैकब, कमिश्नर जो रोशन जैकब है वो आज रायबरेली पहुंचे हैं एक दिवसीय दौरे पर, और दोनों ने अपने अपने विभाग में एक जो है, जैसे अभी पुलिस विभाग की बात निकल के आई सामने की, जो आईजी रेंज प्रशांत कुमार है वो पहुंचे हैं, और पहुंचने के साथ साथ उन्होंने एक अपना जो है पुलिस विभाग में जो चयनित हुए बच्चे हैं उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने हैं उसको लेकर के जो है बात की है। और आने वाले समय में रोशन जैकब जो है वो महाकुंभ को लेकर जो जिला के आला अधिकारी हैं, डीएम एडीएम प्रशासन और डॉक्टर यशवीर सिंह जो एसपी हैं, इनके साथ बैठक चल रही है। जो दोनों लखनऊ से आए हुए आला अधिकारी हैं और पूरे जिले के जितने प्रशासन अमला है यहाँ पे वो पूरा उनके साथ बैठ करके बैठक की जा रही है कुंभ को लेकर के। और जिले में चयनित हुए रायबरेली जिले के जो बच्चे हैं पुलिस विभाग में वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आज जो वेरिफिकेशन हो रहा है लगभग 75 बच्चों का वेरिफिकेशन हो रहा है। तो ये आला अधिकारी जो पहुंचे हैं दोनों तरीके से प्रशासनिक अगर बात करें तो कुंभ की तैयारियों को लेकर जोरों से उसमें बैठक चल रही है पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में, और उसको लेकर के जायजा लिया जा रहा है। जी अगर इंद्रवीर, एक सवाल ये भी आपसे कि इंद्रवीर, ये तो जायजा लिया जा रहा है। एक सवाल ये भी है कि जो इलाहाबाद रोड है उसकी स्थिति के बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि इलाहाबाद रोड पे जो काम चल रहा है उसका कार्य कितना प्रगति में और कितना काम बचा है और कितना काम हो चुका है? देखिए, अगर बात करें जो इलाहाबाद पे जो है चौड़ीकरण हो रहा था प्रयागराज और लखनऊ जो नेशनल हाईवे है, एनएच है, एनएच की टीम और जिला प्रशासन की टीम की देखरेख में, जिला प्रशासन के नेतृत्व में एनएच विभाग की जो टीम है वो जोरों शोरों से फ्लाईओवर एक बन रहा था जो मुंशीगंज रायबरेली से 3-4 किलोमीटर आगे पड़ता है, वहां पे एक फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा था और वो निर्माण लगभग कंप्लीट है। यातायात चालू कर दिया गया है और पूरी तरीके कंप्लीट है। और जिस तरीके से रोडों को लेकर एनएच विभाग ने अपना जो है काम तेजी से पकड़ा कुंभ को देखते हुए, क्योंकि इससे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक फरमान जारी किया था और यहाँ की डीएम हर्षिता माथुर भी सख्त दिशा निर्देश, कई बार बीच बीच में उन्होंने जो है जाकर के चेकिंग भी करी, वो गए, एसपी गए और आला अधिकारी जितने भी रायबरेली के हैं वो गए और वो यातायात पूर्णता जो है चालू कर दिया। थोड़ा बहुत काम 10-5% बचा हुआ है वो 13 जनवरी के पहले डेफिनेटली कंप्लीट कर लिया जाएगा। और जैसे मैंने कई बार बताया कि बीच में जिला रायबरेली पड़ने की वजह से आला अधिकारी जो लखनऊ के हैं या जो प्रयागराज के हैं या उत्तर प्रदेश शासन की नजर रायबरेली पे भी होगी कि यहाँ के वहां तक जाने में बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, लगभग 100 किलोमीटर प्रयागराज पड़ता है यहाँ से। तो कुंभ की जिस तरीके से अतुल्य कुंभ महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है 13 जनवरी से, उसको लेकर के जिले में डेफिनेटली एक हड़कंप सा है कि किसी तरीके की कहीं भी कोई चूक ना हो। और
ये कुंभ 26 फरवरी को जो समाप्त हो रहा है उसके पहले पहले सकुशल मेला जो है निपटाया जाए। बेसिकली इलाहाबाद प्रयागराज में ये है, लेकिन प्रेशर जो प्रतापगढ़ है, रायबरेली है, जो नजदीकी डिस्ट्रिक्ट कौशाम्बी है, इन जिलों के भी आला अधिकारियों के ऊपर प्रेशर है महाकुंभ को लेकर के। जी इंद्रवीर, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी कि जो रायबरेली से प्रयागराज जाने के लिए जो रास्ता है उसको लगभग लगभग कंप्लीट कर लिया गया है। क्या जो जो सुगम यातायात के लिए बनाया गया ये पूरा का पूरा मार्ग, अब कितना समय श्रद्धालुओं को वहां तक पहुंचने में लगेगा? अगर रायबरेली से बात की जाए तो रायबरेली से प्रयागराज पहुंचने में कितना समय श्रद्धालुओं को लगेगा? देखिए, अगर बात करें तो नॉर्मल जो ट्रैफिक की व्यवस्था है, जैसे जब कुंभ चालू हो जाएगा तो ट्रैफिक के नियम में भी कुछ बदलाव डेफिनेटली आएगा, और जो जाम लगता था, जो भारी वाहन निकलते थे, उन पे कुछ ना कुछ रूट तब्दील डेफिनेटली किया जाएगा 13 जनवरी से लेकर के। और खासकर शाही स्नान वाले, अगर एवरीडे नहीं हो सकता तो शाही स्नान में रूट डाइवर्जन डेफिनेटली किया जाएगा, भारी वाहनों का वर्जित किया जाएगा, ऐसा हमारा अनुमान है। आई एम नॉट श्योर कि वो होगा या नहीं होगा, वो विभाग का प्रॉब्लम है, यातायात का, आरटीओ का, एआरटीओ का। लेकिन ऐसा क्योंकि ये महाकुंभ है और उसको देखते हुए रूट डाइवर्जन डेफिनेटली बड़े वाहनों पे किया जाएगा। और जो जैसे आपने टाइमिंग की बात करी, तो अगर हम इलाहाबाद यहाँ से प्रयागराज जा रहे हैं रायबरेली से, तो नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे ठीक ठाक हाईवे है, वहां पे किसी तरीके का कोई चौड़ीकरण, जिस तरीके से ऊंचाहार और रायबरेली में ये चौड़ीकरण किया गया और बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, तो वो कंप्लीट कर लिया गया। तो अगर बात करें तो आप एक नॉर्मल स्पीड में अगर आप चल रहे हैं, या और भी नॉर्मल स्पीड में अगर आप चल रहे हैं, तो मिनिमम 1.5 आवर में आप इलाहाबाद पहुंच सकते हैं, अगर आप एक निर्धारित चलते हैं तो। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में जिज्ञासा थी जानने की कि जो लखनऊ से इलाहाबाद प्रयागराज जाने का जो रास्ता है वो सुगम हो चुका है, क्योंकि इससे पहले 1-1.5 महीने पहले हालम ये था कि वहां पर लोग जा रहे थे लखनऊ से प्रयागराज पहुंचने में उन्हें 3-3.5 घंटे का वक्त लग जा रहा था। लोगों को इस बात की चिंता थी कि क्या हम आसानी से वहां पहुंच पाएंगे, लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जो विभाग है उसने अपना काम लगभग पूरा कर लिया है और आसानी से वहां श्रद्धालु पहुंच जाएंगे, तो बहुत बधाई का पात्र है जिस विभाग ने अपने काम को डेडलाइन के अंदर ही पूरा कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। इंद्रवीर, हमारे साथ अपूर्व जुड़ चुके हैं। अपूर्व, आज कौन सी बड़ी खबर है अयोध्या से आज की? देखिए, अखंड आज अयोध्या से महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूंगा, क्योंकि लगातार अयोध्या में विकास कार्य तो हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोग उजड़ भी रहे हैं, और उजड़ने के साथ साथ आपको प्रशासन का ऐसा कारनामा मैं बताने जा रहा हूं जिससे कहीं ना कहीं अयोध्या प्रशासन क्या कि उत्तर प्रदेश का प्रशासन हिल जाएगा। क्योंकि बात यह है कि सप्त सागर में जो है भूमि थी, आवंटित भूमि थी, उसके बाद उस भूमि पर खारिज दाखिल हो जाता है, बैनामा हो जाता है, उसके बाद यहाँ तक कि नक्शा पास हो जाता है, नक्शा पास होने जाने के बाद जो है उस पर लोन भी हो जाता है। उसके बाद अचानक उस भूमि को जो विकास प्राधिकरण के जो आला अधिकारी है वो नाजायज भूमि बता देते हैं और रातों रात बुलडोजर चलवा देते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, और कई ऐसे मामले देखने को मिलते हैं। रजिस्ट्री करने जाते हैं तो आप सरकारी विभाग में जाते हैं, रजिस्ट्रार रजिस्ट्री करता है, सारे आपके लोग वहां पर मौजूद होते हैं, सरकार के लोग मौजूद होते हैं। जब आप खारिज कराने जाते हैं, तहसील में जाते हैं, वहां लेखपाल की रिपोर्ट लगती है, रिपोर्ट लगने के बाद दाखिल खारिज होता है। पूरे जब ये कागज कंप्लीट होते हैं तो लोन मिलता है, बैंक भी सारे कागज डिटेल देखने के बाद ही आपको लोन देता है। जब इतने सारे प्रक्रिया का पालन करने के बाद लोग उस जमीन पर अपना घर बनाने का, अपनी दुकान बनाने का या आशियाने कुछ भी बनाने का सोचते हैं, रातों रात ऐसे लोग बुलडोजर लेके पहुंच कैसे जाते हैं? क्या इसमें एक व्यक्ति जिसने, मान लेते हैं कि अगर किसी एक व्यक्ति की जमीन जाती है, किसी व्यक्तिगत व्यक्ति की, तो क्या रजिस्ट्रार के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जिसने रजिस्ट्री को, जिसपे साइन किए? तहसीलदार के खिलाफ नहीं होनी चाहिए? लेखपाल के खिलाफ नहीं होनी चाहिए? या सरकार के खिलाफ? क्योंकि सरकार भी तो पैसा ले रही है, तो आखिर वजह क्या है? क्यों नहीं अगर सरकार ऐसा कोई नियम बनाती है कि इस तरीके से रातों रात कोई जाकर के दाखिल खारिज जमीन लेकर के कोई भी जमीन को जाकर अवैध बता देता है, बुलडोजर चला देता है? देखिए, पूरी जिंदगी की कमाई कोई अपने मकान में, अपने आशियाने में या दुकान में जो भी कुछ रिहायशी या जमीन में लगाता है, उसके बाद अचानक उसको नाजायज संपत्ति बताकर उसके बाद बुलडोजर चला दिया जाता है विकास प्राधिकरण के द्वारा कि ये नजूल की भूमि है, या जो है ये विकास प्राधिकरण की भूमि है, सरकारी भूमि है। ऐसे ऐसे उलाने देकर लगातार क्यों ऐसी कार्रवाइयां होती हैं? हालांकि देखिए, इसके पहले भी ऐसा अयोध्या में हो चुका है, लेकिन
सरकार के द्वारा या अगर कहें कि प्रशासन के द्वारा कोई एक्शन इन अधिकारियों पर नहीं लिया जाता। लगातार ऐसे कई मामले अयोध्या में देखने को मिले हैं। हालांकि कल आपको बता दें समाजवादी पार्टी के जो सपा सांसद है वो भी उस जगह पे गए थे और लगातार जो परिवार के लोग हैं और जो वहाँ मोहल्ले के एक आध दो जिन लोग की और भी मकाने जाने हैं उनसे बाकायदा वार्ता की है और कड़े एक्शन की मांग की है और जो अधिकारी हैं उनके ऊपर मुकदमा लिखाने की भी मांग लगातार कर रही है। और उन्होंने कहा है कि यह पूरा मामला मैं संसद में भी उठाऊंगा, क्योंकि देखिए जहां पर जमीन की बात है, सबसे पहले देखिए जमीन छोटी चीज नहीं है, बाकायदा उसका बहुत बड़ी मुआयना चीज़ है, होता बिल्कुल सही है। बात। ठीक है, मुआयना होता है, मुआयना होने के बाद उस पे खारिज दाखिल बैनामा होता है। या तो देखिए जिसने भूमि बेची सब प्रथम उसकी गलती, उसके नाम मुकदमा होना चाहिए, मेरा अपना मानना है। दूसरी गलती रजिस्ट्रार, तीसरी गलती लेखपाल और या विकास प्राधिकरण के जो लोग आपत्ति दायर कर रहे हैं उनके खिलाफ भी तुरंत तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल अपूर्व, बहुत सही बात आप कह रहे हैं। क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर आपकी जमीन थी, हम कहते हैं लोग 1000 स्क्वायर फीट जमीन या 500 स्क्वायर फीट जमीन अपनी खरीदते हैं या फिर एक्वायर करते हैं तो उसकी देखभाल करते हैं। तो विभाग जो प्राधिकरण विभाग है सो रहा है क्या? उसको नहीं पता कि ये किसकी जमीन है? उस पर इतनी सारी प्लानिंग हो जाती है, लोग अपना रिहायशी मकान बना लेते हैं। तो करते क्या है आप? किस बात की सैलरी ले रहे हैं जब आपको कुछ पता ही नहीं है? तो सरकार के ऊपर आरोप लगता है। जब आपने सुना होगा जब अयोध्या की जब हार हुई और जब इस निष्कर्ष निकाला गया, बीजेपी के लोग निकालने गए, पहुंचे, तमाम एजेंसीज पहुंची, मीडिया संस्थानों ने इसके बारे में पता लगाने का प्रयास किया कि आखिर वजह क्या थी कि बीजेपी ने अयोध्या का कायाकल्प किया है। सरकार ने, योगी सरकार ने कायाकल्प किया, अयोध्या जैसी जगह हार क्यों गए? तो कई जगह बड़ी वजह ये भी आई थी कि दुकानों को तोड़ दिया गया, मुआवजा मिला नहीं, जो वर्षों से वहां पर मौजूद थे उनको हटा दिया गया। तो क्या जिम्मेदारी लेंगे? क्या ये अधिकारी जो इस वक्त आंख पर पट्टी डाल करके, आंख पर पट्टी बांध करके चल रहे हैं, देख नहीं रहे, पैसा ले लेते हो यार? कितनी गाड़ी कमाई होती है उन लोगों की, कितनी मेहनत से वो इकट्ठा करके एक आशियाना बनाते हैं और आप रातों रात जाके वहां बुलडोजर चला देते हो? क्या सीएम योगी ने क्या रखा है कि किसी के आशियाने पे बुलडोजर चला दे आप? अखंड मैं आपको बताना चाहूंगा, कल मैं उस भूमि पे गया था, उस जमीन पे गया था, बाकायदा देखिए शटरिंग हो रखी थी और लिंटर पड़ गया था, उसके बावजूद भी वहां पर अचानक बुलडोजर पहुंचता है। परसों रात की मैं बात बता रहा हूं, और उसके बाद धराशायी कर दिए जाते हैं मकान पूरा। ये बहुत अनैतिक है और घृणित काम है ये। सरकार को, योगी सरकार, क्योंकि सीएम योगी का कोई भी ऐसा आदेश नहीं है कि किसी, उन्होंने बोला है कि जो ऐसी कोई जो अवैध अतिक्रमण है उस पर जाके आप बुलडोजर चलाइए। लेकिन किसी ने अगर कोई जमीन खरीद रखी है, उसका दाखिल खारिज है, वहां वो मकान बना रहा है, तो उसको कैसे अवैध बता सकते हो? क्योंकि रजिस्ट्री तो आपने की है। अगर जो भी कार्रवाई में, इस कार्रवाई में लिप्त अधिकारी हैं, कर्मचारी, उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए कि क्या कर रहे थे अभी तक। आप लोग सीमांकित नहीं कर पाए, आपने सीमांकन देखिए नहीं किया, सर्वप्रथम कोई भी ऐसी, बताइए देखिए अखंड, मैं साफ तौर पे कहना चाहूंगा कि देखिए सर्वप्रथम तो देखिए उसका, देखिए ठीक है वो अनलीगल भूमि थी कि ये नजूल थी, जिस तरह का विकास प्राधिकरण कह रहा है, ठीक है मैं मानता हूँ, चलिए ठीक है। अगले को नहीं पता था, देखिए खारिज दाखिल हो गया, अगला संतुष्ट हो गया, लोन मिल गया, वो अगला संतुष्ट है कि मेरी जमीन एकदम सेफ है, कोई दिक्कत नहीं, वो मकान बनवाना शुरू किया। हालांकि उसके मकान से पहले नोटिस तो मिलनी चाहिए थी ना। परिवार की तरफ से जो है, जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा गया है कि कोई भी नोटिस नहीं दिया गया, अचानक बुलडोजर आता है, गिरा देते हैं। हालांकि देखिए इतना पैसा लगाने के बाद लोग अपना मकान, अपना आशियाना पता नहीं किस तरीके से खड़ा करते हैं, पूरे जीवन की गाड़ी कमाई लगा देते हैं, और उसके बाद अचानक बुलडोजर पहुंचे उस मकान को धराशायी कर दे, तो मुझे तो लगता है कि आदमी आपे आप कुछ भी हो सकता है। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, सही बात है। कोई प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा ना आपको। आप ऐसा तो नहीं बिना प्रक्रिया के कहीं भी पहुंच जाओगे, बुलडोजर लेके गिरा दोगे। ठीक है, आपने भी बिल्कुल सही बात उठाई है कि कोई जमीन हो सकता है कि वो नजूल की हो या फिर ग्राम समाज की हो, कहीं की भी हो सकती है जमीन, लेकिन ये तय करना भी तो आपका काम है। आपके पास लेकिन अखंड मेरा कहने, उस इलाके का क्या कर रहा था? उसको नहीं पता कि उसकी संपत्ति पे कब्जा हो रहा है। अपने घर की एक इंच पे कब्जा हो जाए तो ये लेखपाल जाकर के शिकायत करेंगे, बवाल करेंगे, लेकिन उनको सरकारी संपत्ति के बारे में जरा भी पता नहीं कि कौन सी ग्राम समाज की जमीन है, नजूल की जमीन है। देखिए अखंड, 2018 की खरीदी हुई जमीन अभी तक वो 2024 बीत रहा है, किसी को पता ही नहीं कि वो नजूल की भूमि है, अवैध संपत्ति है किसी को। और जब वह मकान बनाना शुरू करता है तब विकास प्राधिकरण के अधिकारी और लेखपाल और जो है ये रजिस्ट्रार जागते हैं कि ये अवैध जमीन है।
सबसे बड़ा सवाल ये तो इन्हीं के ऊपर खड़ा होता है। बिल्कुल सवाल खड़े होंगे, क्योंकि आपको 18 से 24 लग गई, या ये जमीन ऐसा तो नहीं आज पैदा हो गई और नजूल में आ गई, ये पहले भी आई होगी ग्राम समाज में, तो क्या आपने चेक नहीं किया इसको? देखिए लगातार ऐसा अखंड लगातार अयोध्या में कहीं ना कहीं ऐसे वारदात दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव जो पुलिसिंग रवैया है, जो प्रशासनिक अधिकारियों के रवैये हैं, इससे कहीं ना कहीं अयोध्या में इसका प्रभाव मुझे लगता है कि देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो चर्चित विषय बन चुका है, और एक जो सपा है, समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, जो सांसद हैं अयोध्या के, और जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं पवन पांडे, वो लगातार इस बात को एक मुद्दा बना लिया, और मुद्दे के साथ बाकायदा मिल्कीपुर चुनाव में भी इस मुद्दे को लेकर आराम जो है अपना चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा जो अयोध्या में हो रहा है, कहीं ना कहीं बड़ा ही कष्टदायी भी है, और जो परिवार है जिसकी जमीनें जा रही हैं, जिसने इतना पैसा लगाया है, लोन का पैसा लगाया है, खुद की गाड़ी कमाई लगा दी है, तो कहीं ना कहीं ये जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, इनके ऊपर कार्यवाही होना पूरा बनता है। जयपुर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। जिसने जमीन खरीदी, अगर उसको एक रात में आप उससे उसका आशियाना छीन लेते हो, उसकी जमीन छीन लेते हो, तो जो इतने दिनों से, इतने वर्षों से सरकार से सैलरी ले रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करे, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और एक मैसेज देने के प्रयास करना चाहिए। पता नहीं ये अधिकारी कब जागेंगे और कब सुधरेंगे। आम जनता को इन्होंने फेर में डालने का हमेशा इन्होंने प्रण ले रखा है। क्यों, ऐसा ही लग रहा है ना आपको? बिल्कुल बिल्कुल अखंड, आपको बता दें यही मामला अभी जब अधिग्रहण चल रहा था, तब भी एक ऐसा ही मामला निकल कर आया था। अब ये देखिए लगातार ऐसे मामले निकल के आ रहे हैं, लेकिन इन जो है जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, इनके रवैये में कोई बदलाव दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है अखंड, कोई भी बदलाव नहीं दिख रहा है। हालांकि अगर इनको, इनके परिवार की जमीन होती, या पूर्व इनके किसी सदस्य की जमीन होती और शायद इनकी होती, तो शायद इनको चिंता होती। इन्हें क्या है, कोई जमीन ले ले, कोई अपना पूरे जीवन की कमाई लगा ले। और सबसे बड़ी बात है कि जमीनों में आमतौर पर देखा गया है कि सर्कल रेट कम होने की वजह से लोग कुछ पैसा कैश में दे देते हैं, कुछ ऐसे देते हैं, अमाउंट में देते हैं, तो पैसे का मुआवजा भी क्या मिलेगा उनको, अगर कुछ बात होगी कल मुआवजे के रूप में तो। क्योंकि सिस्टम तो सरकार के हिसाब से सारी चीजें बनी हुई हैं और लोग इससे बचना चाहते हैं। कोई भी सरकारी फेर में पड़ना नहीं चाहता, क्योंकि जानता है कि अगर एक बार आपने भी देखा कई ऐसे मसले हैं जो सालों साल घिसते चले जाते हैं। उनकी जो देखिए अगर देखिए अगर मेरा मानना था, देखिए ठीक है प्रशासन से चूक हुई, नहीं जान पाया कि वो अवैध भूमि थी, खारिज दाखिल हो गया, लोन हो गया, लेकिन इस पर बाकायदा परिवार को बुलाकर एक वार्ता करनी चाहिए थी और कहीं एक जगह उनको जमीन दे देना चाहिए था, कुछ मुआवजा दे रहे हैं, उसके बाद धराशाही करते तो एक बार या जब लिंटर पड़ रहा था उससे पहले उनको जांच करके उनको हिदायत देना चाहिए था परिवार को, और बाकायदा उनको मुआवजा देना चाहिए था, कहीं जमीन देनी चाहिए थी, तो कहीं ना कहीं एक न्याय संगत जो क्रिया है वो दिखाई पड़ती। लेकिन अचानक लिंटर पड़ जाता है, उसके बाद तुरंत वहां पे बुलडोजर एक्शन कार्रवाई शुरू हो जाती है, तो ये कहीं ना कहीं बड़ी ही दर्दनाक विषय है अयोध्या के लिए। बिल्कुल है दर्दनाक विषय। क्यों नहीं उस परिवार से, उस पीड़ित परिवार से जाके मिलिए जिसने गाड़ी कमाई अपनी लगाई थी, जब छत ढल गई, लेंटर पड़ गया, सब कुछ चीजें हो गई, लोन का अमाउंट होगा, जो सामान उसने जितना पैसा उस घर को बनाने में लगाया होगा, वो कौन देगा उसको? क्या इस सवाल का जवाब है प्राधिकरण के अधिकारियों के पास? आपने एक संपत्ति को अवैध तो घोषित कर दिया रातों रात। आपको उस संपत्ति को अवैध घोषित करने में इतने वर्ष लग गए कि 18 में उसने जमीन खरीदी थी, 24 में इस तरीके की कार्रवाई आप कर रहे हो, तो आपने ये भी उचित नहीं समझा कि एक नोटिस कम से कम उस पीड़ित परिवार को दे दे। किसी का भी घर नहीं गिराया जाना चाहिए। घर आप गिरा रहे हो, उसके ऊपर छत छीन रहे हो, अपराधी थोड़ी ना है। पता करना चाहिए ना कम से कम कि जिस जमीन को आपने, जो जमीन आप गिराने जा रहे हो, जो घर गिराने जा रहे हो, कम से कम उस पीड़ित परिवार को बताना तो चाहिए। इससे पहले कोई ना नोटिस, सीधे कार्रवाई, तो ये न्याय है क्या? सवाल खड़े होंगे ही होंगे। और मुझे लगता है कि सीएम योगी को इस पर हस्तक्षेप करते हुए संज्ञान लेकर के इस मामले में जो भी उचित कार्रवाई हो इन अधिकारियों के खिलाफ करनी चाहिए, क्योंकि किसी के सर से अगर आप छत छीनने का काम करते हो तो बहुत बड़ा अपराध करते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए पूर्व, क्योंकि आपने जो ये स्टोरी बताई है, जो खबर बताई है, ये अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। क्योंकि हम भी लखनऊ में आप देखते हैं कि तमाम ऐसी जगह है जहां पर आवास विकास हो या लखनऊ विकास प्राधिकरण हो, वो अपनी जमीन वर्षों बाद आता है कि ये हमारी जमीन है। कई लोग उसमें आशियाना बना चुके होते हैं, रह रहे होते हैं, और उन्होंने अपनी पूरे जीवन की कमाई उस मकान में लगा दी होती है, लेकिन इन अधिकारियों का दिल है वो पसीजता नहीं है। उनको क्या फर्क पड़ता है कि इतनी महंगी जमीन, क्योंकि सबको नजर
जब तक वो जमीनें सस्ते थी तब तक लोगों को लगती थी कि वो हमारी जमीन नहीं है। जैसे वो जमीनें महंगी हो गई तो विभाग हो, सारे लोग की नजरें उस पर पड़ती हैं और लोगों के साथ इस तरीके का कदम उठा करके उनकी उनकी बिल्डिंग पे उन्होंने बुलडोजर नहीं चलाया, उनके जीवन पे ही बुलडोजर चलाने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद बिल्कुल आपका तमाम अखंड। जानकारी के लिए अपूर्व, क्योंकि ये अवैधानिक कार्रवाई है विभाग की। इसके खिलाफ भी लोग क्यों नहीं खड़े होंगे, लोग सड़क पर क्यों नहीं उतरेंगे? अगर आप किसी का आशियाना जमींदोज कर दोगे, किसी का घर जमींदोज कर दोगे तो रोड पर उतरेंगे। और यही कारण होता है कि जो विपक्ष है वो उसको मुद्दा बनाता है और फिर बाद में जब लोगों को समझ में आता है कि हाँ ये चीजें गलत हुई हैं, लेकिन सरकार को समय रहते इस तरीके की चीजों पर कहीं ना कहीं नजर बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसे ही जो मुद्दे होते हैं वो माहौल खराब करने का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।